हेलो साथियों, कैसे हैं? सुयान एकेडमी में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। अ, अभी तक जो है हम लोग सेंट्रल फोर्स के बारे में पढ़ चुके थे। सेंट्रल फोर्स के मैंने आपको एग्जाम्पल दिए थे, इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा ये अपना ग्रेविटी वाला जो फील्ड है, ग्रेविटेशनल फील्ड जो है वो वाला। ठीक। तो आज हमारा जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा कौन सा? ग्रेविटेशनल। ठीक है, ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण वाला जो है वो हमारा टॉपिक रहेगा। इसमें 11th 12th और आपका जो यानी कि सीनियर सेकेंडरी वाला पोर्शन और बीएससी में जो आपके मैकेनिक्स में पोर्शन है वो दोनों हम इसमें कवर कर लेंगे। ठीक है। और इसके साथ मैं आपसे ये बात कहना चाहूंगा कि अब तक मैंने करीब करीब 40 से ऊपर वीडियो बना दिए हैं। ठीक है, अलग अलग टॉपिक के ऊपर आप लोग देख भी रहे हैं, ठीक ठाक रेस्पॉन्स मिल भी रहा है। लेकिन आपसे एक गुजारिश रहेगी इसके अंदर कि आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, क्योंकि यही मेरे पास एक मोटिवेशन का जरिया है। क्योंकि आपको पता है कि मैं कोई इसकी फीस नहीं ले रहा हूँ, कुछ नहीं ले रहा हूँ, आपके लिए फ्री में है। ठीक है। लेकिन अब मुझे मोटिवेशन कैसे मिलेगा? अगर आप लोग वीडियो देखेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, जो भी फिजिक्स से आपसे जुड़े हुए जो लोग हैं उनको आप लिंक भेजिए। ठीक है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा अगर लोग देखेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा, मैं आगे और कुछ क्रिएटिव करने की कोशिश करूंगा, टेस्ट सीरीज भी करने की कोशिश करूंगा। ठीक है। अगर आप लोगों की वजह से आप लोगों की तरफ से मुझे रेस्पॉन्स नहीं मिलेगा अच्छा सा, रेस्पॉन्स मीन अगर आप ज़्यादा देखेंगे, शेयर करेंगे, ठीक है, और समझेंगे, जो मैं मेरा मोटिवेशन क्या है कि आप लोगों तक मैं ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच सकूं, मैंने जो भी नॉलेज अभी तक गेन किया है वो मैं आपको दे सकूं। ठीक है, यही मेरा मोटिवेशन है। और अगर वो जितने ज़्यादा लोगों के पास जाएगा, जितने ज़्यादा लोग देखेंगे, उतना ही मुझे मोटिवेशन मिलेगा, उतनी मुझे खुशी मिलेगी। ठीक है। तो चलिए फिर से आपसे मैं फिर कह रहा हूँ, शेयर करें। ठीक है, जो भी फिजिक्स से आपके एमएससी करे हुए बच्चे हैं या फिर जो बीएससी वाले बच्चे हैं जिनको भी इनकी टॉपिक्स की प्रॉब्लम रहती है, आप उनको शेयर करें, उन्हें बोलें कि भाई वीडियो देखें, लाइक करें, कमेंट करें जो भी प्रॉब्लम्स हैं। हाँ, कभी कभार वीडियो में कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हो जाती है तो कमेंट भी आ रहे हैं। ठीक है। तो एक यूट्यूब चैनल है सफ़र है ज़िंदगी, ठीक है, वो मेरे सारे वीडियो देख रहे हैं अभी और उनसे काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। ठीक है, तो मैं उनका धन्यवाद करना चाहूँगा। चलिए आज के टॉपिक में आते हैं, ग्रेविटेशन यानी कि गुरुत्वाकर्षण। ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण के अंदर जो है, क्योंकि ये क्या है, सेंट्रल फोर्स का एक पार्ट है, तो सेंट्रल फोर्स का पार्ट है, इसका मतलब किस पे डिपेंड करेगा? अगर मान लीजिए हम इसका ग्रेविटेशन, सबसे पहले नियम किसने दिया था? मैं देखिए, अब क्योंकि ये सारी की सारी जो भी फॉर्मूले बनाने वाले, मैं रामायण यहाँ पढ़ने वाला नहीं हूँ, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिखूंगा, उस पर क्वेश्चन कराऊंगा, किस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। तो गुरुत्वाकर्षण का नियम सबसे पहले किसने दिया था? तो गुरुत्वाकर्षण का नियम जो दिया था वो दिया था न्यूटन ने, है ना। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम। ठीक है। थ्योरेटिकल में क्या कहा था मुझे उससे मतलब नहीं है, हमें सिर्फ और सिर्फ किस पे जाना है? कंसेप्ट पे जाना है। कंसेप्ट क्या था गुरुत्वाकर्षण का? आप पहले से जानते हैं कि जो फोर्स होता है, यानी कि दो, अगर मान लीजिए पिंड है, दो बॉडी है, ठीक है, इन दोनों बॉडी के बीच में, ठीक है, दोनों बॉडी जिनका मास m1 और एक का मास m2 है, दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है वो r है सेंटर से। ठीक है। तो यहाँ लगने वाला जो गुरुत्वाकर्षण बल, और ऑलवेज क्या होता है? अट्रैक्टिव फोर्स होता है। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा, इसका परिमाण, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूँ, तो मैग्नीट्यूड क्या होता है? m1 m2 के मल्टीपल के प्रोपोर्शनल, और r के आर स्क्वायर के क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है। तो यहाँ से अगर हम इसको आगे सोल्व करते हैं, इक्वल में रहते हैं, तो क्या आ जाता है? एक कांस्टेंट, ठीक है, जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है। ये आप यहाँ तक पढ़ चुके हो, जो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम में आप जानते हो। क्या जानते हो? कि जो भी दो मास है, उन दोनों मासेस के जो मल्टीप्लाई है, या उनका जो मैग्नीट्यूड का मल्टीप्लिकेशन है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जो इनके बीच की डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती और बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये क्या है? इसका मैग्नीट्यूड फॉर्म में। ठीक है। इसका वेक्टर फॉर्म अभी नहीं देखा हमने, ये क्या है? मैग्नीट्यूड के फॉर्म में हमने इसको लिख दिया है। अगर वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो डायरेक्शन क्या होती है? इस वाले में सेंट्रल फोर्स में मैंने आपको क्या बताया था? डायरेक्शन ऑलवेज क्या होगी? डायरेक्शन जो है वो आर कैप, जो दोनों जो मास हैं उन दोनों को जोड़ने वाली जो लाइन है, उस लाइन के अकॉर्डिंग क्या चलेगी? इक्वेशन जो है इसकी चलेगी। ठीक है। तो कुल मिला के अगर मैं इसको किस में लिखना चाहूँ, वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना चाहूँ, तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिखूंगा? वेक्टर फॉर्म में लिख दूंगा जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और यहाँ क्या लग जाएगा? सिर्फ और सिर्फ आर कैप। ठीक है। फिर आर कैप को क्या लिखते हो आप? आर कैप को लिखते हो वेक्टर आर अपॉन आर। ठीक है। तो जब जैसे ही वो यहाँ लिखेंगे तो आपका फोर्स हो जाएगा जी m1 m2 अपॉन आर क्यूब और वेक्टर में आर। तो ये आपके पास क्या हो जाएंगी? दो फॉर्म हो जाएंगी इसकी। ठीक है। मैग्नीट्यूड कौन सा है? ये वाला। वेक्टर फॉर्म कौन सी है? ये दोनों। जो भी आपके आंसर में होगा उसके अकॉर्डिंग आप क्या कर लेंगे? उसका आंसर लगा देंगे। यहाँ से कोई पूछने वाला भी नहीं है आपको कुछ भी। ठीक है। ये सारी सारी क्या हो गई आपके पास? इक्वेशन हो गई। ठीक है। दूसरा यहाँ क्या कह सकते हैं कि जितना फोर्स ये इस पे लगा रहा है, उतना ही फोर्स कौन लगाएगा? ये दूसरा वाला इस पे लगाएगा। अगर वैसा कुछ आपको बनाना है तो आपको किस में जाना पड़ेगा?
ठीक है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस में। ठीक है, ये मान लीजिए क्या है आपका ओरिजिन है, यहाँ से ये 2 पॉइंट मासेज है, ये M1 है और ये क्या है M2। ठीक है, ये सॉरी थोड़ा सा इसको यहाँ कर देता हूँ, इसकी यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, मान लीजिए R1, और यहाँ से यहाँ जो अपन डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं वो क्या कौन सी है, R2। ठीक है, तो अब क्या होगा कि अगर मैं ये देखता हूँ, ये हमारे पास इस तरह से है ना, अगर मैं क्या देखता हूँ कि मुझे M1 के कारण M2 पे फोर्स देखना है, किस पे फोर्स देखना है, M2 पर फोर्स देखना है, तो क्या होगा, दूसरा M2 के कारण M1 पे फोर्स देखना है तो क्या होगा, इसकी मुझे क्या करनी है, बात करनी है ना। कई बार ये इस तरह से आप कंफ्यूज रहते हैं, वो कंफ्यूजन आप दूर कर लेना। ठीक है, किस तरह से किस फोर्स को क्या कहते हैं। ठीक है, तो पहले तो पोजीशन देख लेते हैं ना, एक सेकंड थोड़ा सा कुछ, हाँ सॉरी थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। अब एक चीज आप देखिए यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, आपने मेरे पहले वीडियो अपेक्षिक वाला पढ़ा होगा यानी रिलेटिव मोशन वाला पढ़ा होगा। जब मुझे फोर्स निकालना है कौन सा, मैं क्या कह रहा हूँ, M2 पर M1 के कारण। कैसे लिखूंगा इसको, देखिए आप, M2 पर M1 के कारण, तो क्या लिखूंगा मैं, F21। क्या लिखूंगा, फोर्स F21। देखिए लिखने का तरीका, यहाँ 1 2 2 1 लिखेंगे वो बड़ा कंफ्यूजन रहता है। मैं आप इसको आप यहाँ से सोल्व कर लीजिए, 1 2 और 2 1 वाला में जो कंफ्यूजन है उसको दूर कर लीजिए। क्या करना है आपको कि फोर्स कौन लगा सकता है, अगर मान लीजिए मेरे आगे कोई भी नहीं तो क्या मैं उसको फोर्स लगा सकता हूँ, क्या नहीं लगा सकता, हवा में किससे फोर्स लगाऊंगा, लेकिन अगर मेरे पीछे कोई खड़ा है तो वो मुझ पर क्या लगा सकता है, फोर्स लगा सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि दो किस पे फोर्स लगाएगा, किसी पे नहीं, लेकिन एक क्या कर सकता है, दो पर फोर्स लगा सकता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको लिखने का तरीका क्या हुआ, लिखने का हुआ M2 पर M1 के कारण फोर्स, तो इसका मतलब क्या होगा, F21। ठीक है, क्या होगा, F21 होगा। तो F21 होगा तो क्या लिख दूंगा, G M1 M2 अपॉन, ठीक है, R। अब R कौन सा लेना है मुझे, तो R क्या लोगे आप, 21 ले लोगे। ठीक है, R21 का मतलब क्या हुआ, R21 का मतलब होता है इस वाले केस में कि R2 माइनस R1। ठीक है, आगे समझ में, पहला केस। तो यहां से क्या लिख देंगे, यहाँ पे इस तरह से हम इसको लिख सकते हैं। ठीक है, वेक्टर फॉर्म है तो वेक्टर फॉर्म में R लिख दीजिए 21। ठीक है, इसको सोल्व कर सकते हैं, जो भी वैल्यू आएगी आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं ना, इसको सॉरी स्क्वायर है ना, तो ये स्क्वायर कर दिया। सिमिलरली अगर मुझे क्या निकालना है, M1 पर M2 के कारण फोर्स, क्या करूंगा, किस पर, M2 पर, ठीक है सॉरी M1 पर इसका मतलब 1 पर फोर्स लगेगा 2 के कारण, तो इसका मतलब पीछे वाला फोर्स लगाएगा, कौन लगाएगा, 2 वाला फोर्स लगाएगा। तो 2 वाला लगाएगा तो कैसे लिखोगे, इस तरह से लिखोगे, तो क्या हो जाएगा, G M1 M2 अपॉन R12। ठीक है, स्क्वायर और साथ में R के 12। अब R12 क्या हो जाएगा, R12 हो जाएगा R1 माइनस R2। ठीक है, आगे समझ में, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब आगे देखिए कि ये दोनों जो फोर्स होंगे वो क्या होंगे, इक्वल एंड अपोजिट क्यों होंगे। तो यहाँ अगर मैं देखूं कि R12 और R इसमें रिलेशन निकालिए, ठीक है, ये है ना, इसको क्या करिए, माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो जैसे इसको माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, R1 माइनस R2, और ये किसके बराबर है, R12 के बराबर है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये अगर मैं यहाँ पे इसको 1 2 में कन्वर्ट करना चाहूँ, है ना, सॉरी इसको इस वाले को अगर 1 2 में कन्वर्ट करना चाहूँ या फिर इसको 2 1 में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, माइनस से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा। तो माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसी में। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो डायरेक्ट लिख सकता हूँ ना मैं कि F12 जो होगा वो किसके बराबर होगा, माइनस F21 के। ठीक है, तो यहाँ से क्या कंसेप्ट निकलता है, एक कंसेप्ट निकलता है कि जितना फोर्स ये इस पे लगाएगा उतना ही फोर्स वापस ये इस पे लगाएगा, लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट, क्योंकि अट्रैक्टिव फोर्स है। तो ये M1 जो है वो क्या करेगा, M2 को अपनी तरफ खींचेगा, तो इस डायरेक्शन में फोर्स हुआ। ठीक है, M1 अगर फोर्स लगाता है M2 पर तो वो फोर्स कौन सा होगा, 21, वो किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में। अब M2 M1 पे किस डायरेक्शन, क्योंकि इधर खींचेगा ये, तो ये क्या हो जाएगा आपका 1 2, है ना। 1 पर जो फोर्स लगेगा 2 के कारण वो कौन सा होगा, 1 2, तो वो किधर खींचेगा, इस तरफ। तो इसका मतलब क्या है, दोनों फोर्स जो है वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन इनका मैग्नीट्यूड क्या है, दोनों का इक्वल होगा। ठीक है, आगे समझ में, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब इसके एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं, देन उसके बाद आगे बढ़ते हैं ना, क्योंकि यहाँ से न्यूमेरिकल आने के चांसेस रहते हैं। थोड़े छोटे छोटे न्यूमेरिकल बनते हैं और कंसेप्चुअल न्यूमेरिकल होते हैं जो कई बार हम छोड़ के आ जाते हैं या फिर समझ में ही नहीं आते हमें कैसे उनको सोल्व करना है ना। चलिए
तो एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं देख लेता हूँ। मैं बड़ा थोड़ा स्पीड से चल रहा हूँ इस चीज़ में, क्योंकि ये आपको मुझे ज़्यादा पढ़ाने की या समझाने की जरूरत नहीं है, मुझे सीधा इस पे जाना कि कंसेप्ट को मैं यूज़ कैसे करूँगा ना। चलिए, तो जी हो गया। अच्छा, जी के वैल्यू आपको पता ही है, ये क्या है जी, ग्रेविटेशन कांस्टेंट कितनी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, उधर से जाओगे तो उसको कर दोगे न्यूटन, न्यूटन के नीचे न्यूटन मीटर स्क्वायर है ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू हो जाती है। ठीक है, बाकी आपके एम के से बदलना है तो इसको फिर उसमें चेंज करके न्यूटन को, देन उसके बाद आगे आप सॉल्व कर सकते हैं ना। तो कुल मिला के जो वैल्यू आती है क्या आती है, बहुत कम है, क्योंकि 10⁻⁻ किस में चल रहा है, -11 में चल रहा है ना। 10⁻⁻11 में चलने का मतलब क्या हुआ, 10⁻⁻11 में चलने का मतलब है कि ये ग्रेविटेशन फोर्स है वो सबसे वीक। अच्छा, एक बार और ध्यान रखना, ग्रेविटेशन फोर्स है वो क्या है, बहुत ज्यादा वीक फोर्स होता है। ठीक है, लेकिन इसकी जो रेंज होती है, परास, परास का मतलब क्या है, रेंज, जो इसकी रेंज है वो रेंज कितनी होती है, इनफाइनाइट होती है। यानी कि हर एक पार्टिकल जिसमें कि मास है, जिसमें कि द्रव्यमान है, उसमें और दूसरा जो पार्टिकल चाहे वो कहीं पे भी हो इनफाइनाइट पे, इन दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा ही लगेगा। इसका मतलब ये होता है, इसकी परास कितनी होती है, इनफाइनाइट परास होती है। ठीक है, चलिए ये दो कंसेप्ट आगे आपको समझ में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन पे। चलिए, ऐसा क्वेश्चन जो है कंसेप्चुअल, वो उसका आने के चांसेस रहते हैं। क्वेश्चन देख लीजिए आप, यह है कि टू स्टेशनरी पार्टिकल्स ऑफ मासेज m1 एंड m2, दो मास है, इनका द्रव्यमान कितना m1 m2 है, आर डी डिस्टेंस अपार्ट, दोनों डी डिस्टेंस के ऊपर पड़े हुए हैं। ठीक है, ए थर्ड पार्टिकल लेइंग ऑन द लाइन जॉइनिंग द पार्टिकल एक्सपीरियंस नो रिजल्टेंट ग्रेविटेशनल फोर्स, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर मास, व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ दिस पार्टिकल फ्रॉम m1, है ना। तो सबसे पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, बड़ा सिंपल सा है कि दो मास है, ये कौन सा है, कैपिटल M1 मास है और ये कैपिटल M2 मास है। ठीक है, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी दे रखी है, दोनों के बीच की डिस्टेंस जो दे रखी है वो d दे रखी है। अब हमें कहा गया है कि एक और छोटा मास लेना M1, है ना। एक मास है M, जिसको कहाँ रखें, है ना, जिसको कहाँ रखें कि वो कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करता, और कहाँ से देनी, यहाँ से डिस्टेंस। तो मान लीजिए कि मास को मैंने यहाँ रखा और ये डिस्टेंस कितनी है, r है, और ये मास कितना है, m है, और इस m पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, m पर कोई फोर्स रिजल्टेंट नहीं लग रहा है। ठीक है, तो मुझे बताइए, इसमें कहा गया है क्वेश्चन में, तो बताइए कि ये कितनी डिस्टेंस पे इसको रखना पड़ेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है, कितने डिस्टेंस पे रखना पड़ेगा। ओके, ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, क्वेश्चन में सबसे पहले जो गिवन है उस पर जाते हैं। ये दो चीज हमें दी हुई है और कहा गया कि यहाँ एक मास पड़ा है, और क्वेश्चन में यह कहा गया है कि फोर्स जो m पे लग रहा है वो कितना लग रहा है, 0, या इसको थोड़ा ऐसे लिख देता हूँ, m पर कुल बल जो है वो कितना है, F, वो 0 है। ठीक है, अब कुल बल कौन सा होगा इसके अंदर, एक तो ये वाला कि m पर किसकी वजह से लग रहा है, 1 की वजह से, एक कौन सा लग रहा है, 2 की वजह से। ये दोनों जो फोर्स है वो कितने होने चाहिए, 0 के बराबर होने चाहिए, क्योंकि देखो 0 के बराबर कब होगा, जब इसका आप क्या करोगे, नेट निकालोगे। ठीक है, तो कुल मिला के F1 बराबर किसके होगा, F2 के, माइनस में मैग्नीट्यूड लोगे तो क्या हो जाएगा, F1 बराबर F2, मैग्नीट्यूड में क्या होता है माइनस, इनको आप हटा सकते हैं ना, पूरा मैग्नीट्यूड रूट करके लेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, F1 बराबर किसके आएगा, F2 के आपके बराबर आना चाहिए। अगर F1 बराबर F2 है तो इसका मतलब क्या होगा, ये सॉल्यूशन सही हो जाएगा। मतलब इस इक्वेशन से हम क्या निकाल सकते हैं, इसकी R निकाल सकते हैं। ठीक है, तो F1 कितना होगा, F1 का मतलब M1 के कारण, आंसर देख रहे हैं, M1 के कारण M पर फोर्स, तो कितना हो जाएगा, Gm1, M डिस्टेंस कितनी दोनों के बीच की, r²। ठीक है, F2 कितना है, Gm2, है ना, कौन सा, ये वाला, कि इस पर इसकी वजह से फोर्स, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी यहाँ से यहाँ तक की, d माइनस r। ठीक है, तो m अपॉन d माइनस r का स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। ठीक है, इक्वल होंगे तभी तो क्या होगा, कोई फोर्स नहीं लगेगा, क्योंकि ये क्या करेगा, इधर इधर खींचेगा, ये क्या करेगा, इसको इधर खींचेगा, दोनों बराबर क्या होने चाहिए, बराबर होंगे, तो इस पे कोई फोर्स एक्सपीरियंस, कोई फोर्स ये एक्सपीरियंस नहीं करेगा। ठीक है, तो चलिए बराबर कर दीजिए, तो जैसे ही बराबर करेंगे तो क्या हो जाएगा, Gm1 अपॉन r² इक्वल टू Gm2 m अपॉन d माइनस r, है ना, d माइनस r होल स्क्वायर। ठीक है, G से G कैंसिल, m से m कैंसिल। ठीक है, निकालना क्या है, r की वैल्यू, तो r² इक्वल टू, ठीक है, इधर ले लीजिए r माइनस r का ऊपर ले लेते हैं इसको। ठीक है, और ये हो गया हमारे पास m1 नीचे, और इधर से ये हो गया m2 नीचे, दोनों का क्या कर लीजिए, रूट निकाल लीजिए। जैसे ही रूट निकालेंगे, ये यहाँ सोल्व कर देता हूँ मैं,
यहाँ कर देता हूँ, है ना। तो जैसे ही आप रूट निकालेंगे तो रूट निकालने पे क्या आ जाएगा, आर m1, ठीक है, d माइनस आर अपॉन m2, ऐसा इसका भी रूट हो जाएगा और इसका भी रूट हो जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू किसकी निकालनी है, आर की निकालनी है, तो आप क्या करिए, आर को इस तरफ ले आइए। जैसे आर को इस तरफ लेके आएंगे तो 2r बराबर क्या हो गया, d m1 चला जाएगा ऊपर, ठीक है। और नहीं नहीं गलती कर दी, सॉरी, मैथमेटिकल मिस्टेक कर दिया ना। पहले इसको क्या करना पड़ेगा, इसे ले जाना पड़ेगा, पहले कैसे लाओगे, नहीं तो ना। तो r, ठीक है, ये हो जाएगा m1 d माइनस आर अपॉन रूट में m2, ठीक है। तो फिर r, अब r इसको इधर लेके आइए तो ये क्या बन जाएगा, जब ये इधर आएगा तो 1 प्लस, अच्छा 1 प्लस में देखिए अभी तो इसको इधर लेके आई जाइए, तो ये बना m2r, ये क्या बनेगा m1r प्लस में m1r बराबर रूट में m1d, आगे समझ में। ये आएगा इस तरफ, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इसको मैं इस तरफ लेके आऊंगा, सिंपल मैथमेटिक्स सोल्व करूंगा। तो r बराबर क्या आ जाएगा मेरे पास, r बराबर आ जाएगा, d को यहाँ रखने दीजिए, ऊपर बनेगा हमारे पास m1, नीचे क्या आ जाएगा m1 रूट में प्लस m2, ठीक है। ये मेरे कुल मिला के क्या बनेगी, लास्ट इक्वेशन बनेगी, ठीक है। सिंपल मैथमेटिक्स है, कई बार हो सकता है बोर्ड पे करते टाइम हो जाती है मिस्टेक छोटी मोटी, उसको इग्नोर करिए, वापिस हमने सही कर दिया इसको, ठीक है। ये हमें कई बार करूंगा, है ना। मैथमेटिकल मिस्टेक जो है गुणा भाग करने की मेरे से कई बार हो सकती है, ठीक है, उसको आप इग्नोर करिए। और जो कभी कभी को लगे तो मुझे कमेंट कर दिए, जैसे कि कमेंट आते भी हैं, कई बार मिस्टेक हो जाती है तो, है ना, क्योंकि कंसेप्ट हमें सही रखना है। बाकी खैर मैथमेटिक्स तो हो सकता है कई बार ऊपर नीचे हो जाए प्लस माइनस की, तो उसको आप इग्नोर करिए, ठीक है। तो कंसेप्ट क्या था, कंसेप्ट ये था कि फोर्स जो है इस पर कितना लगना चाहिए, नेट जीरो। तो हमने क्या किया, इसकी, क्योंकि दो ही पिंड के बीच में फोर्स लग सकता है ना, तो इसका फोर्स, इस पर जो लगने वाला फोर्स इसकी वजह से, इस पर जो लगने वाला फोर्स इसकी वजह से, दोनों क्या कर दीजिए इक्वल, तो आपके पास अपने आप ही आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरह से एक और क्वेश्चन करते हैं जो मुझे लगता है कि अच्छा क्वेश्चन है। इसमें कोई इतना नहीं है। अच्छा ये क्वेश्चन देखिए, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन हो सकता है कि आप इस एग्जाम इसको कई बार छोड़ के आ जाए इस क्वेश्चन को। अच्छा ये क्वेश्चन जो है वो कह रहा है हमारा कि टू पार्टिकल्स ईच ऑफ मास इक्वल टू m मूव अलोंग ए सर्कल ऑफ द रेडियस r, यानी कि दो मास हैं जिन जो क्या है इक्वल मासेज है, कितने हैं m है, और एक सर्कल में क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, सर्कल, ठीक है। ये एक मास m, अच्छा रेडियस r, आगे देख लेते और क्या दे रखा है, अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फाइंड द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल, ठीक है। इनकी क्या करनी है, हमें स्पीड जो है वो फाइंड आउट करनी है, ठीक है। टू पार्टिकल्स ईच ऑफ द इक्वल मास अलोंग द सर्कल ऑफ द रेडियस आर अंडर द एक्शन ऑफ देयर म्यूचुअल ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फाइंड द स्पीड ऑफ ईच पार्टिकल। अब आपके देखिए ये मास है m1, क्योंकि m1 के दोनों एक ही हैं तो m है, बीच की डिस्टेंस रेडियस कितनी दीजिए r, तो ये r यहाँ तक और ये r यहाँ तक, तो कुल मिला के ये डिस्टेंस कितनी हो गई 2r पे, ठीक है। अब आप देखिए मैंने आपको जब आपको रोटेशन पढ़ाया था तो रोटेशन में मैंने क्या कहा था, जब भी सर्कुलर पाथ है तो नेट फोर्स क्या होगा, जब भी सर्कुलर पाथ है तो सर्कुलर पाथ के लिए, सर्कुलर पाथ के लिए नेट फोर्स जो हम क्या लिखते हैं नॉर्मली ma लिखते हैं, वो ma नहीं होकर क्या हो जाएगा mv²/r। अगर ये आपके दिमाग में है तो आप इस क्वेश्चन को आराम से कर जाओगे, ठीक है। तो देखिए एक तो क्या है mv²/r, क्योंकि रोटेशन हो रहा है तो बाहर की तरफ जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या है, या हम कह सकते हैं कि जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करेगा सेंटर की तरफ, नेट फोर्स कितना लगता है mv²/r, तीसरा कोई यहाँ फोर्स है नहीं, ठीक है। तो क्या करिए ग्रेविटेशनल फोर्स को किसके बराबर कर देना है, इसके, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि नेट फोर्स mv²/r बराबर होगा किसके, ग्रेविटेशन फोर्स के। ग्रेविटेशन फोर्स कितना होगा, वो हो जाएगा g m इंटू एम अपॉन, अब ये कितना 2r, तो इसका मतलब 2r का स्क्वायर। तो नेक्स्ट इक्वेशन बन गया mv²/r इक्वल टू g m² अपॉन 4r², ठीक है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, v कितना है ना, फाइंड द स्पीड ऑफ, है ना, स्पीड पूछिए, तो स्पीड हम निकाल लेंगे, कितनी स्पीड हो जाएगी, तो यहाँ से एक r से एक r कैंसिल आउट, एक m से एक m कैंसिल आउट, सॉरी m, एक m से एक m कैंसिल आउट, तो v² इक्वल टू क्या बना gm/4r, gm/4r, यही बना gm/4r, ठीक है। तो v इक्वल टू कितना बन गया, v इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा 1/2
रूट में gm/r। तो ये हमारे पास इसकी स्पीड आ जाएगी। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था ना। करना क्या है, सिर्फ और सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए सर्कुलर पाथ का मतलब है कि उसका नेट फोर्स कितना होगा, mv²/r, उसको ग्रेविटेशन के बराबर कर लीजिए, देन उसके बाद में आंसर निकाल लीजिए, आपका सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन हो गया। इसी तरह से और कोई क्वेश्चन हो सकता है क्या, जो एक क्वेश्चन और है जो बड़ा ट्रिक है। मैं देखो ऐसे क्वेश्चन ले रहा हूँ, मैं सिंपल क्वेश्चन नहीं ले रहा। देखो अब हो सकता है कि मैं अब आप कहोगे सर ऐसे क्वेश्चन आप देखोगे कि एक मास यहाँ पड़ा है, एक मास यहाँ पड़ा है, एक मास यहाँ पड़ा है। ठीक है, इस तरह से ये मास पड़ा हुआ है। अब उनसे पूछेंगे कि इसकी वजह से कहीं पे फोर्स कितना होगा, तीसरे पे इस पे कितना फोर्स होगा या क्या होगा, तो ये तो आप सिंपली निकाल सकते हैं, क्योंकि पहले इससे निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, फिर इसका निकालेंगे, आंसर आपको मिल जाएगा। और उसमें सिंपल मेथड। एक क्वेश्चन मैं और लूंगा जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, और वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, वो ये कह रहा है ए मास कैपिटल एम है ना, कैपिटल एम है, इज स्प्लिट इनटू 2 पार्ट स्मॉल एम एंड एम माइनस स्मॉल एम, है ना। एक कैपिटल ये मास का समझ लीजिए, पहले क्वेश्चन समझ लीजिए, बड़ा सिंपल हो जाएगा। ये क्या करता है, 2 मास में स्प्लिट हो जाता है। पहला मास क्या है, स्मॉल एम, तो बचा हुआ मास क्या हो जाएगा, कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम। ठीक है, ये हो गया। अब ये कह रहा है आगे कि विच आर देन सेपरेटेड बाय ए सर्टेन डिस्टेंस, एक डिस्टेंस है सर्टेन, उससे क्या हो रहा है, सेपरेटेड हो रहे हैं, तो आर मान लिया उसको। ठीक है, फिर उसके बाद में व्हाट रेशियो निकालना है किसका, स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम का विद, एक सेकेंड ना, माइक गिर गया है, इसको लगा देते हैं। ओके, चलिए अब क्वेश्चन क्या है आगे कि ये रेशियो फाइंड आउट करना है, और कंडीशन दी है ना। कंडीशन क्या दी है, विल मैक्सिमाइज द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम, यानी कि ये इस तरह से टूटा है, ये एम का जो मास है वो इस तरह से है कि इनके बीच में क्या रहना चाहिए, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो मैक्सिमम रहना चाहिए। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स मैक्सिमम रहना चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, सब कुछ किस पे डिपेंड कर रहा है, एम पे डिपेंड कर रहा है। एम को तोड़ना इस तरह से है कि ये क्या रहे, मैक्सिमम रहे, तो इसका मतलब क्या है, जो ग्रेविटेशनल फील्ड क्या रहना चाहिए, हमारा मैक्सिमम रहना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन पे ध्यान देना। ये तो मुझे क्या करना है, फाइंड आउट करना है। कब फाइंड आउट करना है, जब ये कंडीशन आपके पास दी हुई हो कि फोर्स मैक्सिमम रहना चाहिए। तो मैक्सिमम और मिनिमम आप मैथ्स में पढ़ चुके हो, जब भी कोई फंक्शन बनता है उसमें मैक्सिमम और मिनिमा की बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहला डेरिवेटिव यानी कि फर्स्ट डेरिवेटिव जो रहना चाहिए कितना रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है, यहाँ पे वेरिएबल क्या चीज है, एम, क्योंकि एम को इस तरह से तोड़ना है। एम को जब हम तोड़ते हैं तो ये जो एम है, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है स्टार्टिंग में, इसको हम तोड़े किस तरह से तोड़े कि ये मैक्सिमम रहे, तो ये मैक्सिमम रहेगा। इसका मतलब इसके रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन, और वो किसके बराबर होना चाहिए, 0 के। अगर ये चीज आपको गिवन समझ में आ गई है तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल हो जाएगा। ठीक है, दिमाग में रखें, जब भी कोई फंक्शन बनता है, कोई चीज मान लीजिए वेरी हो रही है, यहाँ एम वेरी हो रहा है ना तोड़ने के हिसाब से, तो जो चीज वेरी हो रही है, जो चीज चेंज हो रही है, अपने हाथ में चेंज करना मैक्सिमम मिनिमा के लिए, उसके रेस्पेक्ट में फर्स्ट डेरिवेटिव कितना आना चाहिए, 0। ठीक है, ये इस कंसेप्ट की बात नहीं है, हर जगह मैक्सिमम मिनिमा का जहाँ क्वेश्चन आएगा, और एक क्वेश्चन ऐसा आता भी है एग्जाम के अंदर, है ना। चलिए, तो यहाँ से अब मैं अगर इसको सोल्व करना चाहूँ, अब आप आराम से कर सकते हैं, बस ये कंसेप्ट था जो मुझे समझाना था मेनली। ठीक है, तो फोर्स क्या हो जाएगा, जी स्मॉल एम कैपिटल एम माइनस एम डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ठीक है, करिए फर्स्ट डेरिवेटिव, डी एफ अपॉन डी एम कितना आ जाएगा भाई, इसको सोल्व करते हैं तो आगे ये भी लिख सकता हूँ ना, जी और स्मॉल एम कैपिटल एम माइनस एम स्क्वायर, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये लिख देता हूँ मैं, ताकि क्या है कि डिफ्रेंशिएशन करना थोड़ा आसान हो जाएगा। ठीक है, जी अपॉन आर स्क्वायर तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया क्योंकि एम के रेस्पेक्ट पर डिफरेंशिएशन करना है। यहाँ से डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बचेगा, एम, और ये कितना बच जाएगा, और ये किसके बराबर होगा, 0 के। जब 0 के बराबर करेंगे तो ये उधर जाके सब 0 में, तो कुल मिला के क्या बन जाएगा, m माइनस 2m इक्वल टू 0। मुझे क्या फाइंड आउट करना है, ये इसको तो ले जाऊंगा पॉजिटिव में, ठीक है, m को नीचे लाऊंगा, 2 को नीचे लाऊंगा, तो कुल मिला के ये क्या बनेगा, 1/2। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब फोर्स को मैक्सिमम रखना है, इनके बीच में एक डिस्टेंस अगर फिक्स r दे रखी है उस केस के अंदर, तो आप इसको इस तरह से तोड़ेंगे कि m और ये जो m है इसका डिवाइड करें तो क्या होना चाहिए, 1/2, यानी कि जो ये m है ये इसका यानी कि बड़े वाले भाग का क्या रहना चाहिए, आधा रहना चाहिए। तो इसका मतलब ये क्या रहेगा, ये भी m/2, तो ये भी कितना बचा, m/2, तब जाके फोर्स क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा। ठीक है, तो आपको ये भी पूछा जा सकता है, या फिर इस क्वेश्चन को थोड़ा चेंज कर देंगे और ये क्या करेंगे, इसको नहीं करके बोलेंगे कि m को किस तरह से तोड़ें कि इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स कितना हो,
मैक्सिमम हो, तो वो कितना होगा m/2। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है ना। ठीक है, दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। चलिए, तो यहाँ से ग्रेविटेशन, जो हमारा न्यूटन का ग्रेविटेशन वाला जो टॉपिक था, टॉपिक यानी कि जो कंसेप्ट है, उसके जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैं सब कवर कर चुका हूँ। नेक्स्ट आते हैं इसकी अगली डेफिनेशन। यहाँ से हम आगे पढ़ने वाले हैं वो है ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी या ग्रेविटेशनल फील्ड, है ना। फील्ड इंटेंसिटी, उसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल फील्ड या एक इंटेंसिटी, दोनों कुछ भी कह सकते हैं। तो अगला टॉपिक हमारे पास क्या है, वो है ट्रेशनल होगा, सही है ना, ग्रेविटेशनल, हाँ, ग्रेविटेशनल फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी, दोनों का मतलब एक ही है। अब ग्रेविटेशनल फील्ड और इस इंटेंसिटी का मतलब क्या है? ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब है कि अभी हमने क्या कहा था कि कोई भी जो पार्टिकल है ना, मान लीजिए ये है, कोई भी पिंड है इस तरह का, तो उसके चारों तरफ क्या होगा, उसके चारों तरफ एक क्षेत्र होगा जिसके अंदर क्या करेगा, दूसरा जो कोई अगर पिंड जाते हैं तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो वो कहाँ तक एक्सपीरियंस करेगा, हालांकि वो कहाँ तक एक्सपीरियंस करेगा, तो वो इनफाइनाइट तक एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, कहाँ तक एक्सपीरियंस करेगा, इनफाइनाइट तक उसका फील्ड रहेगा। क्योंकि अभी हमने क्या पढ़ा था, कोई भी पिंड से कितना भी दूर है तो फोर्स रहेगा, लेकिन उसकी वैल्यू क्या रहेगी, वैल्यू बहुत कम हो सकती है। ठीक है, तो इसके चारों तरफ क्या है, एक फील्ड है। अगर मैं हूं, मेरे में द्रव्यमान है, मेरे चारों तरफ क्या है, फील्ड है। ठीक है, लेकिन क्योंकि मेरा द्रव्यमान में जी जो फैक्टर है वो क्या है, बहुत कारगर फैक्टर होता है, क्योंकि उसकी वैल्यू कितनी है, -10⁻11 में। तो इतना कम फील्ड है कि मैं किसी चीज को अपनी ओर आकर्षित या खींच नहीं पाता हूँ। ठीक है, ये वाली जो चीज है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नॉर्मली अगर उसको देखें तो क्या है, अगर मास है तो मास और अटैक करेंगे तो ये, जैसे मान लीजिए फोन, अभी मान लो मैं बना रहा हूँ वीडियो, स्टैंड है, फोन है, मेरे तरफ आ जाना चाहिए, बोर्ड है वो मेरे तरफ आ जाना चाहिए, हर चीज चिपक जानी चाहिए। लेकिन क्योंकि इसकी वैल्यू इतनी कम है, ठीक है, कि इससे मल्टीप्लाई करती वो जो फोर्स आता है वो बिल्कुल नगण्य आ जाता है। लेकिन अगर मान लीजिए मास बहुत ज्यादा, जैसे अर्थ का केस है, तो अर्थ क्या करती है, हर चीज को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, खींच लेती है, क्योंकि उसके लिए ये इस जो छोटा सा वैल्यू है उसकी देखिए मास क्या है, बहुत बड़ा हो गया, तो दोनों एक दूसरे को क्या कर लेते हैं, सेटिस्फाई करके और कुछ ना कुछ फाइनाइट वैल्यू जो है फोर्स की निकाल लेते हैं। ठीक है, तो फील्ड का मतलब क्या हुआ, कोई भी अगर पार्टिकल है, कोई भी अगर पिंड है जिसमें द्रव्यमान है, जिसमें मास है, उसके चारों तरफ क्या रहेगा, एक फील्ड रहेगा, जिसमें दूसरा अगर आप पिंड लाते हैं तो वो क्या करता है, फोर्स को एक्सपीरियंस करता है। ठीक है, पहली चीज। तो दूसरा क्या है, अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो सपोज कर लीजिए कि ये एक m द्रव्यमान का पिंड है, इसके चारों तरफ यहाँ पे कोई एक, मान लीजिए हम एक क्या लाते हैं, मास लाते हैं दूसरा, यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है, ये हो गई। तो जो हम E को डिफाइन करेंगे, ई जी कर देता हूँ मैं इसको ना, ई जी जो हम डिफाइन करेंगे यानी कि फील्ड इंटेंसिटी, उस फील्ड इंटेंसिटी एक तो इसमें लिखेंगे, और ये क्या होगी, F/m। ठीक है, ये किसके लिए है, ये इसके लिए कि इस मास की फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, इस कैपिटल M की फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी। तो फील्ड इंटेंसिटी कितनी होगी, Eg = F/m, और यहाँ पे जो हम F लिख रहे हैं, ये F क्या है, ये है G और कैपिटल M/r²। क्या है, कैपिटल M/r²। अब अगर मान लीजिए M को मैं 1 किलोग्राम कर देता हूँ, कितना करता हूँ, 1 किलोग्राम कर देता हूँ, तो इस इक्वेशन से क्या बन जाएगा, Eg = F। ये इस वाले केस की बात है। ठीक है, कि इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह है कि कोई भी पिंड, कोई भी बॉडी अपने चारों तरफ किसी डिस्टेंस पर, ठीक है, 1 किलोग्राम वाला जो बल द्रव्यमान है उस पर कितना फोर्स लगाता है, वो क्या है, उसकी फील्ड इंटेंसिटी। यहाँ से क्या है कि अगर आपके पास जो, ये क्या है, परीक्षण मास कह सकते हैं इसको, है ना। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, परीक्षण मास। ठीक है, तो परीक्षण मास जो है वो अगर 1 किलो कर देते हैं, तो 1 किलोग्राम परीक्षण मास पर कोई दूसरा पिंड या कोई दूसरा द्रव्यमान कितना फोर्स लगाता है, वो उसकी क्या होगी, फील्ड इंटेंसिटी होगी। ठीक है, अगर समझ में यहाँ तक, तो फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या है, कुछ इस तरह से हम इसको डिफाइन करते हैं कि 1 किलोग्राम पे कितना लगता है। तो जैसे आप यहाँ पे इस वैल्यू को रखेंगे, तो दूसरा हम ये भी कह सकते हैं कि Eg बराबर कितना हो गया, नॉर्मली पॉइंट मास के लिए ना, Eg बराबर कितना आ जाएगा, Gm/r²। ठीक है, अच्छा वेक्टर साइन में लगा लीजिए, यहाँ पे वेक्टर लिखा तो वेक्टर में लिख लीजिए, तो r कैप क्या आ जाएगा, वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, कोई समस्या नहीं है ना यहाँ तक फील्ड इंटेंसिटी में। ठीक है, क्योंकि फील्ड इंटेंसिटी का ये जो फॉर्मूला है ये हम फाइंड आउट करेंगे किसके लिए, जो आपका कोई भी पिंड स्फेरिकल मास है उसके लिए, और होलो स्फेरिकल जो मास है उसके लिए ये अपन फाइंड आउट करेंगे। ठीक है,
चलिए, तो आपके कोर्स में यही चीज़ें हैं स्फेरिकल, और बीएससी वाली में भी है और इसमें भी आपके देख लीजिए। तो बीएससी वाली किताब से मैं ये चीज़ें ले रहा हूँ, तो आपको पता होना चाहिए ये चीज़। अच्छा, एक चीज़ और है यहाँ पे, डायरेक्शन के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, देखिए आप देखिए कि अगर मान लीजिए 1 किलोग्राम है ना, ये कितना है 1 किलोग्राम है, तो ये क्या करेगा, इसको अपनी ओर खींचेगा, है ना, अपनी ओर खींचेगा। तो खींचेगा तो ये डिस्टेंस क्या होगी, इसकी कम होगी ना भाई। ये अगर अपनी ओर खींचेगा तो आर में क्या है, आर बढ़ेगा। देखो जब ये रिपल्सिव फोर्स होगा यानी कि प्रतिकर्षण होगा, तो आर क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा। ठीक है, तो पॉजिटिव आर डायरेक्शन होगी। और अगर ये धीरे धीरे कम हो रहा है, क्योंकि डिस्टेंस क्या हो रही है, बीच में कम हो रही है, तो इसका मतलब डायरेक्शन क्या हो जाएगी इस वाले केस में, माइनस आर के। तो इसका मतलब ईजी की जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, माइनस आर के। तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, एक तो ये चीज आप ध्यान रखिए, जो आर के होगा वो किसमें होगा, मेरा माइनस में होगा, है ना। जैसे फोर्स में लगते हैं अपन प्लस में, ये किसमें होगा, मेरा माइनस में होगा। बस इस चीज का आप एक और ख्याल रखिए। ये माइनस साइन क्यों आता है, उसका रीजन है ना। माइनस साइन क्यों आता है, क्योंकि आर केप का मतलब क्या है, अगर पॉजिटिव आर केप ले रहे हो इसका मतलब क्या है कि वो डायरेक्शन बढ़ा रहा है। ठीक है, अगर दोनों एक दूसरे के पास आने तो क्या आएगा, नेगेटिव आर केप में आ जाएगा। ठीक है, ये एक इसमें कंसेप्ट था जो मैंने आपको बता दिया है यहाँ पे। ये किसके लिए, पॉइंट मास के लिए लिखा मैंने, है ना। पॉइंट मास के लिए जो फील्ड इंटेंसिटी है वो ये हो जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट में निकाल देता हूं। अब डायरेक्ट फॉर्मूला लिखूंगा मैं ना, क्योंकि ये जो फॉर्मूले आप देखिए, कूलाम्ब बल पढ़ेंगे आप तो भी यही फॉर्मूले चलेंगे। कूलाम्ब में क्या हो जाएगा, कूलाम्ब में Q1 की जगह यहाँ M1 आ जाता है, वहाँ Q2 की जगह यहाँ M2 आ जाता है, और कोई चेंजेस नहीं है। G की जगह सॉरी K की जगह G आ जाता है। जब कूलाम्ब का पढ़ेंगे वो और ये दोनों में आपको एक साथ जब आपको लिखाऊंगा तो दोनों में फॉर्मूले में कोई डिफरेंस आपको नजर नहीं आएगा। ठीक है, बस ये कंसेप्ट जो है ये ध्यान रखना है कि वहाँ चार्ज होता है तो Q1 Q2 और कांस्टेंट K ले लेते हैं, या मास है इसलिए M1 M2 और कांस्टेंट G ले लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं देख लेता हूँ स्फेरिकल सेल के लिए, है ना। पहला क्या है हमारे पास, पहला तो वो हो गया पॉइंट मास वाला। ठीक है, पॉइंट मास। दूसरा लिख लेता हूँ स्फेरिकल सेल के लिए। स्फेरिकल सेल के लिए मुझे क्या निकालना है, फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। ठीक है, तो ये मेरी स्फेरिकल सेल हो गई। ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है, कैपिटल आर मान लीजिए, रेडियस कितनी है इसकी, कैपिटल आर। ठीक है, तो इसके 3 पॉइंट हो सकते हैं। पहला पॉइंट कौन सा हो सकता है, बाहर का पॉइंट। ठीक है, ये फर्स्ट पॉइंट, ये आर, हर केस में आर लेंगे। दूसरा कौन सा हो सकता है, ये यहाँ वाला पॉइंट जो इसके परिधि यानी कि सर्कमफ्रेंस पे हो। तीसरा कौन सा पॉइंट हो सकता है, जो यहाँ हो। ठीक है, तो इसका मतलब आउटसाइड, ठीक है, इनसाइड और ऑन यानी कि सर्कमफ्रेंस, तीनों पॉइंट है। इन तीनों पॉइंट के लिए मुझे क्या निकालना है, फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो तीनों पॉइंट के लिए बड़ी सिंपल सी बात है। पहले पॉइंट के लिए अगर मैं देखता हूं तो पहले पॉइंट के लिए क्या होगा, लिख लीजिए आप E। ठीक है, वो हो जाएगा GM, इसका मास मान लीजिए कितना है M, तो GM अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, GM अपॉन आर स्क्वायर और माइनस का आर के, बस ये दिमाग में रखिए। ठीक है, दूसरे केस के लिए ये है हमारे पास फर्स्ट केस, यानी कि इसको कह सकता हूं आउट। ठीक है, सेकंड केस ये क्या होगा, ऑन, है ना, ऑन द सर्कमफ्रेंस, तो वो क्या हो जाएगा GM अपॉन आर स्क्वायर और ये भी आर के। ठीक है, तीसरा केस कौन सा है, इनसाइड वाला। इनसाइड में क्या हो जाएगा GM अपॉन आर स्क्वायर और नहीं, इनसाइड वाले केस में क्या है, मास है ही नहीं, तो मास है ही नहीं तो कितना होगा, 0, है ना। मास है ही नहीं तो कितना होगा, 0। तीसरे वाले केस में क्या है, मास है ही नहीं तो कितना हो जाएगा इनसाइड, क्योंकि सारा का सारा मास कहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है, सारा का सारा मास जो है वो इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो इसके ऊपर जब डिस्ट्रीब्यूटेड है तो इसका मतलब इनसाइड में ये कितना होगा, 0 हो जाएगा। तो ये तीनों केस आपको सीधे सीधे याद रखने हैं, डेरिवेशन कराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यही केस अगर मान लीजिए आप किस में जाएंगे, कूलाम्ब फोर्स में जाएंगे, तो क्या हो जाएगा KQ अपॉन आर स्क्वायर, KQ आर स्क्वायर। ठीक है, और तीसरा क्या हो जाता है 0, क्योंकि अंदर कोई चार्ज नहीं है, जो अपन किससे निकालते हैं, गाउस के नियम से निकालते हैं ना। तो ये सारी की सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, चलिए तीनों केस हो गए इसके लिए। ठीक है, ग्राफ बनाना, तो ग्राफ कैसा बन जाएगा, ग्राफ के अंदर एक सेकेंड में देख लेता हूं,
इधर बना देते हैं ताकि थोड़ा ठीक रहेगा। ये हमारे पास रेडियस है और ये इंटेंसिटी है ना। तो रेडियस और इंटेंसिटी मुझे क्या बनाना है, ई को, इसको ई से दे रहा हूँ, जी नहीं लिख रहा बार बार। ई का मतलब आप समझ लीजिए, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में भी ई लेते हैं, इसमें भी ये लेते हैं। कई लोग जो है इस ई की जगह आई लिखा होगा, आई का मतलब भी क्या है, वही इंटेंसिटी है। मैं इसको ई से ले रहा हूँ, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, सिर्फ नोटेशन है वो ना। तो अब यहाँ से मुझे क्या देखना है, ग्राफ देखना है। तो ग्राफ कब देखना है कि आउटसाइड और इनसाइड की मुझे बात करनी है, ठीक है। तो ये मान लीजिए आर है, तो यहाँ तक मेरा कैपिटल आर है, उसके बाद में ये, तो कैपिटल आर और ये कितना है, आर बराबर 0। तो पहले केस में देखिए, जब यहाँ से यहाँ मैं जा रहा हूँ तो उस केस में क्या इंटेंसिटी कितनी आ रही है, 0 आ रही है। तो इंटेंसिटी कितनी आ रही है, 0। तो कोई इसमें वैल्यू आपको नहीं मिलेगी इस वाले केस तक। अगले वाले केस में क्या हो रहा है, अगले वाले केस में जो है इंटेंसिटी Gm/r², यहाँ मैक्सिमम पे जा रही है। तो मान लीजिए ये कोई वैल्यू है जो Gm/r² हो गई। उसके बाद क्या है, आउटसाइड, यानी कि आर से उधर जाएंगे तो क्या हो रहा है कि r², यानी कि ये वैल्यू बढ़ती जा रही है। तो जैसे जैसे बढ़ती जाएगी वैसे वैसे क्या होगा, टोटल मिला के वैल्यू कम होती जाएगी। तो यहाँ से जो ग्राफ मिलेगा वो कैसा मिलेगा आपको, कुछ इस तरह का मिलेगा, जो प्रोपोर्शनल है किसके, r² के। ठीक है, कोई समस्या यहाँ तक, ठीक है। यहाँ कितनी मिलेगी आपको, ये मैं लिख देता हूँ, ये है हमारे पास 0, और बाकी जो वैल्यू है ये वाली कौन सी है, ये है E बराबर G माइनस में लिखा, अच्छा सॉरी, एक सेकंड और, अपने गलती क्या कर दी है, माइनस में नहीं लिखा इसको। ये ग्राफ कहाँ बनेगा, नीचे बनेगा, क्योंकि ये वैल्यू किस में आ रही है, माइनस में आ रही है ना। तो ग्राफ कहाँ बनाना, हमें ये नीचे बनाना है ग्राफ, ठीक है। ये मान लीजिए वैल्यू है यहाँ पे, और यहाँ ये कितनी है, इनसाइड में 0, ये R में, फिर ये वैल्यू क्या होगी, धीरे धीरे इस तरह से बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है हमारे पास, ई आउट वाला, ई आउट किसके हो रहा है, इसके प्रोपोर्शनल। ये क्या है, ई ऑन, ऑन या सरफेस दोनों कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं, सरफेस भी कह सकते हैं ना। ऑन की जगह मैं लिख देता हूँ सरफेस, ताकि थोड़ा अच्छा वर्ड मिल जाए, सरफेस पे, है ना। तो इस सरफेस पे कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी मेरे पास G माइनस में M/R², ठीक है। अंदर कितनी है, 0। तो इस तरह का इसका ग्राफ बन जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पे, क्योंकि मैं इसलिए करा रहा हूँ, ये डायरेक्ट क्वेश्चन अगर आपसे पूछ ले तो आप इसका सोल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड में क्या है, स्फेरिकल सेल के बाद में, स्फेरिकल सेल के बाद में सॉलिड स्फीयर, है ना। थर्ड केस में हम क्या पढ़ेंगे, सॉलिड स्फीयर। तो सॉलिड स्फीयर में क्या होता है, सॉलिड स्फीयर में जो है मास पूरा अंदर तक डिस्ट्रीब्यूटेड होता है ना। मास क्या है, डिस्ट्रीब्यूटेड, वही इसकी रेडियस कितनी है, r, इसका टोटल मास कितना है, m। तो आउटसाइड में पहला पॉइंट E आउटसाइड, ठीक है। दूसरा ये वाला, ऐसे लिख देते हैं इसको, E सरफेस। तीसरा इनसाइड वाला, ठीक है। तो थर्ड केस कौन सा है, E इनसाइड। अब यहाँ से देखते हैं, तो फर्स्ट वाले केस के अंदर क्या हो जाएगा, सेम चीज रहेगी। फर्स्ट वाले केस में कोई चेंजेस नहीं है। ई आउट जो हम निकालना चाहते हैं वो आ जाएगा Gm अपॉन जो भी इसकी डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक की, मान लीजिए ये R डिस्टेंस है, ठीक है। तो R² और माइनस R के, जो पहले हमने पढ़ चुके हैं वही। सेकंड केस में क्या हो जाएगा, E सरफेस। सरफेस पे क्या हो रहा है, सरफेस पे आपका R इक्वल टू किसके हैं, कैपिटल R के। तो क्या हो जाएगा, Gm अपॉन कैपिटल R², डायरेक्शन क्या रहेगी, यही वाली रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट केस में, थर्ड केस देखिए, थर्ड केस में क्या हो जाएगा, E इनसाइड। अब क्योंकि इनसाइड में क्या है, मास है, ठीक है। मान लीजिए इनसाइड ये वाला पॉइंट है, तो यहाँ क्या है, ये मास है। तो ये सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होगा, जो मास इस अंदर वाले सर्कल के अंदर है, अंदर वाले स्फीयर के अंदर है, सिर्फ उसकी वजह से क्या होगा, ये इंटेंसिटी आपको मिलेगी। तो वो कितनी मिलेगी, Gm' अपॉन R² और माइनस का R कैप। अब आपके पास क्योंकि M' नहीं है, गिवन क्या है, M है, तो M' कितना हो जाता है, तो M' बराबर हो जाएगा आपके टोटल मास डिवाइडेड बाय 4 पाई R³ मल्टीप्लाई बाय 4/3 पाई और R³। ये क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो M' इक्वल टू क्या मिलेगा, M अपॉन R³ इंटू R³, ठीक है। ये तो जरूरत नहीं कराने की भाई। इसका क्या निकाल लिया कि टोटल जो इसका वॉल्यूम था उसमें मास कितना है, कैपिटल M, ठीक है। तो एक में कितना होगा, M अपॉन ये, तो M' में कितना होगा, तो इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। ये वैल्यू आ गई, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। तो आपका E इन जो निकलेगा वो हो जाएगा G, M' यहाँ पर रखेंगे M R³ अपॉन,
ठीक है, आर क्यूब डिवाइड में और आर स्क्वायर, ये इस आर स्क्वायर से कैंसिल आउट, ठीक है, तो वैल्यू मिल जाएगी जी एम अपॉन आर क्यूब और आर और फिर उसके बाद में आर के, ठीक है। तो ये हो गई कुछ मिला के इस तरह से। तो इसका मतलब इस वाले केस में जो है आपका ई इनसाइड है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, इस पर डिपेंड कर रहा है। अगर आर इक्वल टू 0 हो जाएगा तो ई भी कितना हो जाएगा 0, और बाकी सब चीजें आप जानते ही हैं। तो सिंपल ग्राफ क्या बन जाएगा, ई में क्योंकि नेगेटिव बन रहा है तो ये आपका आर है, ये आपने एक रेडियस ले ली इसकी, ठीक है, ये आपका 0 वाला पॉइंट है। तो अब क्या हो रहा है, सबसे पहले अगर मान लीजिए आर इक्वल टू 0 है यानी कि सेंटर है, तो सेंटर में क्या हो जाएगा, पूरा वैल्यू 0 हो गई। उसके बाद में क्या है, जैसे जैसे आर की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगी, इसकी वैल्यू भी बढ़ती जाएगी, बढ़ते बढ़ते कहाँ तक पहुंचेगी, सरफेस तक आएगी, ठीक है, बढ़ते बढ़ते कहाँ तक आएगी, सरफेस तक। तो ये हम क्या ले लिए इसको, सरफेस पे आ गए। सरफेस के बाद बाहर क्या हो रहा है, फिर से वही चीज, वैल्यू कम हो रही है, किसके रूप में कम हो रही है, इसके रूप में कम हो रही है। यहाँ क्या हो रही है, बढ़ रही है किसके रूप में, प्रोपोर्शनल में। और यहाँ क्या है, कांस्टेंट, और कितनी है, ई सरफेस के बराबर, और वो कितनी है, जी एम अपॉन आर स्क्वायर माइनस का आर के, बस, ठीक है। तो ये सारे फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी के बारे में, ठीक है। यहाँ से कोई प्रॉब्लम है क्या आपको, ठीक है, यहाँ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं आज बहुत सारी चीजें कवर करना चाहता हूँ फटाफट, ठीक है। अब सिर्फ एक सिंपल चीज और मैं लूंगा, कौन सी, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ठीक है, फटाफट कर देते हैं उसको सोल्व। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ना, अब ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मतलब क्या हुआ कि टोटल मिला के हमने अभी जो हमने क्या कहा कि जो हमारा एफ जी होता है ना, एफ जी न्यूटन्स के लॉ के अकॉर्डिंग, है ना, न्यूटन्स के लॉ के अकॉर्डिंग जो है m1 m2, या फिर हम कह सकते हैं कि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का मतलब है अर्थ। अल्टीमेटली आप क्या मान लीजिए, अर्थ को ले लीजिए कि अगर आपके पास एक तो क्या है, अर्थ है, अर्थ की हम बात कर रहे हैं, आपके पास क्या है, अर्थ है, तो अर्थ का द्रव्यमान कितना है, me है, ठीक है, इसकी रेडियस कितनी है, रेडियस है इसकी re, और यहाँ पे अगर मान लीजिए कोई एक मास पड़ा है स्मॉल m, अर्थ सरफेस की हम बात कर रहे हैं ना, स्मॉल m अगर कोई मास पड़ा हुआ है तो उस केस में आपको क्या बताना है कि ये फोर्स कितना होगा। तो न्यूटन के अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, जी एम ई एम अपॉन कितनी है डिस्टेंस, आर ई स्क्वायर है, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो हमने यहाँ क्या लिया, एक तो अर्थ को लिया है यानी कि पृथ्वी को लिया है ना, पृथ्वी पे होता है ग्रेविटेशनल, ठीक है, तो पृथ्वी को लिया है, पृथ्वी के सरफेस के ऊपर यानी कि इसके धरातल के ऊपर क्या पड़ा, एक मास पड़ा जिसका द्रव्यमान कितना m है। तो उस केस के अंदर इन दोनों के बीच में न्यूटन के अकॉर्डिंग क्या लगेगा, इतना फोर्स लगेगा। दूसरा हम क्या करते हैं कि यहाँ से इसको डिफाइन करते हैं, जो सिंपली हमने पढ़ा है वो किसके बराबर होता है, mg के। तो इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 दोनों क्या रहेंगे, एक दूसरे के इक्वल है, ठीक है। तो जैसे आप इक्वल करेंगे तो mg बराबर क्या निकल गया मेरे पास, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ई फॉर अर्थ, है ना, ये सब्सक्रिप्ट में लिखा मैंने, तो इसका मतलब अर्थ। तो m से क्या हो गया, m कैंसिल आउट, तो ये जो g आया ये कितना आएगा, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ठीक है, ये मिल गया मेरे पास, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। इसको हम क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। वो कितना होता है, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर, और इसकी वैल्यू आप पहले से जानते हैं कितनी आती है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आती है, ठीक है। इसका एक फॉर्मूला हो कि अगर मान लीजिए इसका आपको क्या दे रखा है, घनत्व दे रखा है रो, यानी कि डेंसिटी रो दे रखी है और मास नहीं दे रखा है, तो आप कैसे फाइंड आउट करोगे। अब क्यों, पृथ्वी का मास निकालना आसान है क्या, क्या पृथ्वी को पकड़ के आप ये तुल्ले पर रख के मास निकाल सकते हैं कि इतना है, कैसे निकाला होगा मास, किसी ने जब निकाला था, है ना, वो निकाला कैसे, रो से, क्योंकि रेडियस तो आप चलो फाइंड आउट कर लेंगे, ऊपर से जो है आपका टेलीस्कोप या कोई दूसरी चीज लगा के उससे आपने क्या निकाला, लंबन विधि द्वारा भी निकाल सकते हैं, तो उससे आपने उसकी रेडियस तो निकाल ली। लेकिन मास निकालना आसान थोड़ी है, मास कैसे निकालोगे, मास निकालोगे उसके पदार्थ का घनत्व कितना है उसका एवरेज देके देन उसके बाद निकालोगे, ठीक है। तो जी निकालने के लिए भी क्या किया, इसका यूज किया है। तो सिंपल फॉर्मूला क्या हो जाएगा इसका, अगर आगे रो में कन्वर्ट करूंगा तो रो क्या होता है, पृथ्वी का मास बटा इसका आयतन, यही होगा, ये रो हुआ। अब मुझे क्या करना है,
एम ई को रिप्लेस करना है, तो एम ई किससे रिप्लेस हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 पाई रो आर ई का क्यूब। ठीक है, इक्वेशन में रख लीजिए। तो जी इक्वल टू क्या बन जाएगा, जी आर स्क्वायर तो ऑलरेडी है, एम की जगह आप ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये क्यूब से ये स्क्वायर पूरा कैंसिल, एक आर ही बच जाएगा। तो जी इक्वल टू कितना, सॉरी स्मॉल जी इक्वल टू कितना हो गया, 4/3 पाई जी रो आर ई। ठीक है, तो एक फॉर्मूला इसका कौन सा बन गया, ये वाला। ठीक है, तो ग्रेविटेशन फील्ड के ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के लिए दो फॉर्मूले बनते हैं, पहला जी एम ए अपॉन आर ई स्क्वायर जो फोर्स वाले से निकाला, दूसरा इस एम को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, घनत्व में, यानी कि डेंसिटी में कन्वर्ट कर दिया है। रो क्या है यहाँ पे, डेंसिटी। ठीक है, जब डेंसिटी में कन्वर्ट कर दिया तो हमने आप इस तरह से आपने फॉर्मूला निकाल लिया। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ तक, दोनों फॉर्मूले आगे, जी के फर्स्ट वाला फॉर्मूला और दूसरा वाला फॉर्मूला। ठीक है, और इसके अकॉर्डिंग जो है आप जब सॉल्यूशन करते हैं तो इसका मान कितना आता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब जो है ये जी हमने कहाँ निकाला है, ये जो जी हम निकालते हैं धरातल पर। ठीक है, कहाँ निकालते हैं, धरातल पर निकालते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप अंदर आते हैं या बाहर जाते हैं धरातल से, तो क्या जी का मान परिवर्तित होगा क्या, यस, जी का मान जो है वो क्या होगा, परिवर्तित होगा। अब वो परिवर्तित जो होगा वहां से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपके बनना स्टार्ट होते हैं। ठीक है, तो वो कैसे होगा कि अगर आप एच ऊंचाई पर जाते हैं तो क्या वैल्यू होगी, गहराई में आते हैं तो क्या वैल्यू होगी, और पृथ्वी क्या कर रही है, रोटेट कर रही है, तो रोटेशन की वजह से जो घूर्णन गति हो रही है, उस घूर्णन गति में अगर बढ़ोतरी कर दें या उसमें कमी कर दें तो क्या चेंजेस होगा, उसकी मैं बात करना चाहूंगा यहाँ पे। ठीक है, फटाफट कर रहे हैं हम ये सारी चीजें, क्यों कर रहे हैं, क्योंकि आपको ये पहले से पता है, इसमें कोई बहुत ज्यादा कंसेप्ट वाली बात है नहीं, एमएससी करके आए हो तो सब चीजें आराम से जानते हो। ठीक है, तो फर्स्ट केस में लेता हूँ। फर्स्ट केस कौन सा लेते हैं कि एक्सेलरेशन का, जब आप हाइट पे जाते हैं, यानी कि एच हाइट पर, जी एच टी, जब आप एच हाइट पे जाते हैं उस केस में क्या चेंजेस होता है ना। तो ये हमारी क्या हो गई, अर्थ हो गई, ये इसका सेंटर हो गया, ये इसकी आर ई, मास कितना है एम ई, और आप यहाँ से क्या करते हैं, इस धरातल से एच ऊंचाई पे चले जाते हैं, कितनी ऊंचाई पे चले जाते हैं, और यहाँ हमारे पास एक मास है कौन सा, स्मॉल एम। अब कैसे करें इसको सोल्यूशन, तो इसके लिए क्या करेंगे, सिंपल सी बात है कि हमें क्या लेना होता है कि डिस्टेंस टोटल मिला के कितनी है ना, डिस्टेंस टोटल मिला के कितनी है उससे हमें मतलब होता है। ठीक है, तो इसमें निकाल लीजिए। तो अगर मान लीजिए मैं इसमें फोर्स वो लगाना चाहूँ तो जी की वैल्यू, जी बराबर क्या होगा, नया जी डैश, है ना, जी कहाँ होता है, इस वाले पॉइंट पे। ठीक है, तो वो मैं लिख देता हूँ एक बार, जो आपका जी होता है वो तो क्या होता है, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा जी है जिसे हम क्या कह रहे हैं, 9.8 मीटर पर सेकेंड जो कह रहे हैं, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। ठीक है, अब क्या करते हैं कि एच हाइट पे मुझे जाना है, तो जैसे एच हाइट पे जाऊंगा तो नया जी जी आएगा, जी डैश, वो क्या जाएगा, जी एम ई अपॉन आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस कितनी है, सेंटर से हमें डिस्टेंस लेनी होती है, सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, आर ई प्लस एच है। ठीक है, आर ई प्लस एच का होल स्क्वायर। अब यहाँ से ये फॉर्मूला कब यूज करोगे, जब एच की वैल्यू, जब एच की वैल्यू क्या हो, लगभग इक्वल सी या फिर इसके बराबर सी, ऐसे कह सकते हैं कि चलो आपको बताता हूँ मैं, नेग्लिजिबल, वो एक वैल्यू है फिक्स, उस वैल्यू पे मैं बात करता हूँ। ठीक है, तो आपके पास क्या मिला, ये आपके पास फॉर्मूला, फर्स्ट फॉर्मूला आ गया इसके लिए। अब अगर मान लीजिए क्या है कि जो आर ई है वो ग्रेटर देन है एच, है ना, आर ई की वैल्यू अगर बहुत बड़ी है एच से, दो चीजें हैं, आप कई बार कंफ्यूज होंगे इसमें, तो कंफ्यूज नहीं होना है। ये फॉर्मूला किसका है, एच ऊंचाई पे फॉर्मूला है, लेकिन अगर एच की वैल्यू आर ई से बहुत कम है, वो कितनी, तो हमें क्या देखना है कि अगर 5% से कम है वैल्यू, है ना, आर ई कितना होता है, आर ई होता है 6400 किलोमीटर, कितना होता है 6400 किलोमीटर, तो इसका 5% निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 5% ऑफ आर ई कितना आएगा, 10% कितना होगा 640, तो 5% कितना होगा 320, तो 320 किलोमीटर या इससे कम है, 320 किलोमीटर या इससे कम है, तो हम क्या मानेंगे उसको, ये वाला केस मानेंगे। ठीक है, समझ में आ गया मेरी बात, 5% से कम है या 5% है तो कौन सा केस होगा, ये वाला, और उससे ज्यादा है तो कौन सा केस होगा, ये वाला। बस इसको आप दिमाग में रखिए। तो इस वाले केस में क्या हो जाएगा, जो जी डैश है वो हो जाएगा जी एम ई, और आप क्या करिए आर ई को कॉमन ले लीजिए, तो जैसे आर ई कॉमन लेंगे तो स्क्वायर हो जाएगा, ये बनेगा 1 एच अपॉन आर ई का होल स्क्वायर। ये टोटल मिला के क्या बन गया, जी, तो ये बन गया जी। इसको ऊपर ले जाइए तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस एच अपॉन आर ई टू द पावर माइनस
2। अब क्या करिए, क्योंकि ये वैल्यू क्या होगी, एच अपॉन आर ई जो है ना, एच अपॉन आर ई जो है वो लेस देन क्या है, 1 है। लेस देन 1 है, इसका मतलब यहाँ क्या लगाएंगे आप, बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे। ठीक है, बाइनोमियल थ्योरम लगाएंगे तो बाइनोमियल थ्योरम से जब आप इसको खोलेंगे तो मैं सिर्फ एक दो स्टेप पे जा रहा हूँ, ये हो जाएगा 1 माइनस 2h अपॉन आर ई, बाकी स्टेप क्या होगी, कैंसिल आउट। तो ये आपका हो जाएगा सेकंड केस, इक्वेशन नंबर 2। तो दिमाग में रखना कि अगर इसकी वैल्यू जो एच की वैल्यू है वो 5% या इससे ज्यादा है, यानी कि 5% से ज्यादा अगर दे रखी है तो सीधा सीधा ये फॉर्मूला लग जाए। अब मान लीजिए आपको 1000 किलोमीटर ऊपर जो है आप निकालिए, क्या निकालिए, जी का मान, तो आप ये फॉर्मूला लगाएंगे। लेकिन आपको कह दिया 100 किलोमीटर पे निकालिए, तो आप कौन सा लगाएंगे, ये वाला मान लगाएंगे। समझ में आ गया मेरी बात को। तो इस चीज का आप ध्यान रखिए कि इसके दो फॉर्मूले हैं। दो फॉर्मूले क्यों हैं, क्योंकि अगर एच जो है वो बहुत कम है आर की रेस्पेक्ट में तो उस फॉर्मूले से सोल्व कर लेंगे, और अगर एच की वैल्यू जो है इसके नेग्लिजिबल नहीं मान सकते, उसको नगण्य नहीं मान सकते, उस केस में क्या हो जाए, या नगण्य का मतलब है यानी कि 5% से ऊपर है ना, नगण्य तो नहीं कह सकते, नगण्य का मतलब तो बिल्कुल छोड़ दो, नगण्य नहीं। लेकिन अगर एच की वैल्यू कुछ है ऐसी सफिशिएंट वैल्यू, तो यानी कि 5% ज्यादा है तो हमें कौन सा फोन लगाना है, ये वाला, और उससे कम है तो कौन सा लगाना है, ये वाला। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या है, अगर डी गहराई में जाते हो तो क्या होगा, है ना। ये भी फटाफट कंप्लीट कर देता हूँ मैं, क्योंकि बार बार इसको फिर कल नई सिरे से ही पढ़ेंगे हम, फिर अगले जो टॉपिक होगा अपना, कि अगर आप एच गहराई में आ जाते हैं तो क्या होता है ना, उस केस की बात करते हैं। तो ये हमारा सेंटर से ये आ रही, ठीक है। अब आप यहाँ आ गए हो, इस केस के अंदर क्या करें, ठीक है, ये गहराई हो गई कहाँ से, यहाँ से यहाँ तक। चलो ये यहीं पे ले लेते ताकि आपको समझने में दिक्कत नहीं रही। ये गहराई कितनी हो गई, डी हो गई, ठीक है। ये कितना है, आर ई, ये आपके पास कितना है, एम ई, तो ये क्या होगा, एम ई डैश हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो ग्रेविटेशन फील्ड होगा वो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से होगा, इस वाले पॉइंट की वजह से होगा, जिसे मैं आर कह देता हूँ, है ना। तो यहाँ आर बराबर कितना है, आर बराबर है आर ई माइनस डी, है ना। तो जी बराबर, जो जी डैश बराबर कितना हो जाएगा, जी हमारे पास ऑलरेडी मैंने लिखवा दिया आपको, जी एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर है। ठीक है, तो जी डैश कितना होगा, तो जी डैश मेरे पास हो जाएगा जी एम ई डैश अपॉन आर, है ना, जी एम ई डैश अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ से मैं लिखूंगा जी एम ई डैश अपॉन आर ई माइनस ये। अब दिक्कत क्या है इस वाले में कि मुझे एम ई डैश फाइंड आउट करना है। तो एम ई डैश फाइंड आउट करना तो मुझे किस में जाना पड़ेगा, रो वाले फॉर्मूले में जाना पड़ेगा, यानी कि इसका टोटल मिला के क्या है, रो इसकी डेंसिटी है, तो रो डेंसिटी है तो कितना हो जाएगा, एम ई अपॉन 4/3 पाई आर ई क्यूब, ये क्या है इसकी डेंसिटी। अब मुझे क्या निकालना है, एम ई डैश निकालना है। तो एम ई डैश निकालना तो मैं क्या करूंगा, इसको किससे मल्टीप्लाई कर दूंगा, रो को मल्टीप्लाई कर दूंगा 4/3 पाई कौन सा, आर ई क्यूब से। किससे कर दूंगा, आर ई, रेडियस कितनी है, रेडियस है सॉरी आर, तो किससे कर दूंगा, आर क्यूब से कर दूंगा। ठीक है, तो वैल्यू रख दीजिए, तो वैल्यू कितनी आ गई, ये आ जाएगी मेरे पास वैल्यू यहाँ से एम ई अपॉन 4/3 पाई आर ई क्यूब इंटू 4/3 पाई आर ई क्यूब। ये इससे क्या हो गया, कैंसिल आउट। तो कुल मिला के एम ई डैश कितना आ गया, जी एम ई डैश कितना आ जाएगा, एम ई, तो जी एम ई, ठीक है, आर ई क्यूब, आर ई क्यूब का मतलब क्या है, आर ई डी का क्यूब डिवाइडेड बाय, ठीक है, नीचे क्या आ रहा है, आर ई क्यूब, तो नीचे आ गया मेरे पास आर ई क्यूब, साथ में आर ई माइनस डी। तो ये आर ई माइनस डी से एक आर ई माइनस डी क्या करूंगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, तो कितने बचेंगे यहाँ पे, 2 बच जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट केस में क्या हो जाएगा, नेक्स्ट केस में आप क्या करिए, यहाँ से जी स्क्वायर है ना, सॉरी ये स्क्वायर है, एक सेकेंड, ये क्या था यहाँ पे, स्क्वायर था, तो यहाँ से भी क्या होगा, स्क्वायर होगा। ठीक है, यहाँ पे भी क्या होगा, स्क्वायर। तो इस स्क्वायर से अपन कैंसिल आउट करेंगे तो क्या बचेगी, एक वैल्यू बच जाएगी। तो जी एम ई ये बन जाएगा आर ई माइनस डी, और डिवाइडेड में क्या बना, आर ई क्यूब। अब आप देखिए जी एम ई आर ई स्क्वायर है, तो जी एम ई आर ई स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, स्मॉल जी के। तो यहाँ से क्या बचेगा, आर ई माइनस डी अपॉन आर ई, जैसे आर ई से डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, जी 1 माइनस डी अपॉन आर ई। ठीक है, क्या बन गया। नेक्स्ट अगर मैं देखूं, ये तो किसमें है, एच ऊंचाई पे, गहराई पे क्या बन जाएगा, गहराई पे बन जाएगा जी डैश बराबर जी
और 1 माइनस डी अपॉन आर ई बन जाएगा। ठीक है, आ गया। जब हम गहराई में जा रहे हैं तो यहाँ पे 2 नहीं आ रहा है, ये कई बार कंफ्यूजन होता है। अब जब आप एग्जाम में जाते हैं ना तो कई बार ये कंफ्यूजन होता है कि उसमें अगर जाते हैं ऊंचाई पे तो यहाँ क्या आता है 2 आता है, जबकि गहराई में जाते हैं तो वहाँ 2 नहीं आता है। ठीक है, सीधा सीधा क्या लिखते हैं अपन, डी लिख देते हैं उसके अंदर। ठीक है, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहाँ तक। ठीक है, क्योंकि इन पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन बनेगा। अब इसके अंदर कोई ऐसा केस नहीं है, इसके अंदर कोई ऐसा केस नहीं है जहाँ पे आपको डी कितनी लेनी है। ठीक है, डी की वैल्यू चाहे कुछ भी हो, हमेशा ग्रेविटेशन फील्ड कितना आएगा, वो इतना आएगा। जो चेंज होगा वो क्या होगा, जी डैश बराबर जी 1 माइनस डी अपॉन आर ई होगा ही होगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, सिंपल सा है, बस कैलकुलेशन आपको करनी है। ठीक है, इससे नहीं करो तो आप क्या करो, इस वाले जो एग्जाम्पल है ना इसमें वो रख लो। जी बराबर क्या होता है 4/3 पाई जी रो आर ई वाला केस है ना, इसको इससे सोल्व कर लो। ठीक है, जी डैश लिखोगे वो क्या हो जाएगा 4/3 पाई जी रो और आर। ठीक है, इसमें आप रिप्लेस करके इससे सोल्व कर लेना, इससे भी आपका आंसर निकल जाएगा, है ना। इससे थोड़ा सिंपल हो जाएगा क्योंकि मैंने यहाँ कन्वर्जन किया है, आप उसको उससे भी कर सकते हैं ना। तो नेक्स्ट जो लास्ट पेपर इसमें ग्रेविटेशन में बचा है वो कौन सा बचा है, रोटेशन की वजह से, है ना। क्योंकि मैं खत्म करना चाहूंगा, बार बार मैं ग्रेविटेशन को नहीं लूंगा। अब रोटेशन की वजह से देख लेते हैं, बड़ा सिंपल सा है वो भी, कि अर्थ जो है हमारी वो क्या करती है, अक्ष पे घूर्णन करती है। ठीक है, कैसे घूर्णन करती है, ओमेगा वेलोसिटी से। तो अब मान लीजिए किसी एक अक्षांश पर, ये क्या है इसकी इक्वेटर होगी, इक्वेटर पे ये ओ, ये क्या है आर ई। ठीक है, तो किसी एक अक्षांश पर अगर मैं मान लीजिए या लेमदा ये है मेरे पास, ठीक है, इसके ऊपर कोई मास पड़ा है। ठीक है, कितना m कोई मास पड़ा हुआ है, तो ये क्या करेगा, जब ऐसे रोटेट होगी तो यहाँ क्या बनाएगा, एक सर्कुलर पाथ बनाएगा इस तरह से। ठीक है, इस सर्कुलर पाथ की रेडियस कितनी है, सपोज कर लीजिए स्मॉल आर रेडियस है। ठीक है, जब ये स्मॉल आर रेडियस है, ये कितना है लेमदा है, और ये भी कितना होगा लेमदा एंगल हो जाएगा। ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर ही हो जाएगी। अब इसकी वजह से, क्योंकि ये रोटेशन किसमें होता है, सर्कुलर जब पाथ में रोटेशन होगा तो क्या होगा, एक अपकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किधर लगेगा, बाहर की ओर लगेगा, और वो कितना हो जाएगा, वो जो होता है वो होता है m ओमेगा स्क्वायर आर होता है। ठीक है, अगर ये आर रेडियस है, m है इसका क्या बोलते हैं मास है, और ओमेगा से रोटेशन हो रहा है, तो यहाँ ये फोर्स कितना होता है m ओमेगा स्क्वायर आर, जो अपकेंद्रीय बल लगता है बाहर की ओर। ठीक है, अब इसको मैं आगे बढ़ा देता हूँ। ऐसे ये डायग्राम समझ लेना, तो डायग्राम समझ लोगे तो अपने आप सब चीजें हो जाएगी। ये अगर लेमदा है तो ये भी कितना हुआ, लेमदा हुआ। तो ये इस तरफ अगर मैं ले जाता हूँ तो क्या बन जाएगा, m ओमेगा स्क्वायर आर कोस लेमदा। क्या बनेगा, m ओमेगा स्क्वायर आर कोस लेमदा बन जाएगा। कोई प्रॉब्लम, थोड़ा और अच्छे से लिख देता हूँ, ये m ओमेगा स्क्वायर आर कोस लेमदा। तो जो देखिए अब mg क्या होता है, mg जो फोर्स होता है वो क्या होता है, जो अर्थ का सरफेस है उससे डायरेक्टली नीचे की ओर परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब mg किधर लग रहा है, mg लग रहा है नीचे की ओर, जो इसको खींच रहा है ना, जो मास पड़ा उसको। और ये जो है रोटेशन की वजह से क्या लग रहा है, ऊपर की ओर लग रहा है, जो अपकेंद्रीय बल का एक पार्ट है, घटक है। ठीक है, कंपोनेंट है। तो इसका मतलब कुल मिला के जो इसका मास होगा, नेट मास है ना, जिसको मैं mg डैश कह देता हूँ, या कह देता हूँ फोर्स, है ना। नेट फोर्स जो होगा इसमें किस पे, जो इस पे लगने वाला है पार्टिकल पे, वो कितना हो जाएगा, वो F जो होता है वो आपके हो जाएगा एफ जी माइनस जो इसका पार्ट है कौन सा, m ओमेगा स्क्वायर आर कोस लेमदा वाला। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एम जी डैश बराबर एम जी माइनस m ओमेगा स्क्वायर आर कोस लेमदा। m से m सारे कैंसिल आउट, तो g डैश बराबर g माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कोस लेमदा। ये समझ में आया किसी को, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना इसमें। तो भाई ये डायग्राम सब कुछ है, डायग्राम समझ में आ गया तो सब कुछ हो जाएगा। ठीक है, यहाँ एक पार्टिकल पड़ा है जिसका मास कितना m है, m पे अंदर की ओर कौन सा फोर्स लगता है, इस जो सतह है इसके सरफेस के परपेंडिकुलर mg लगता है। अब क्योंकि ये अर्थ घूम रही है तो इसकी वजह से यहाँ क्या बनता है, सर्कुलर पाथ। तो सर्कुलर पाथ में बाहर की ओर कौन सा फोर्स होता है, m ओमेगा स्क्वायर आर, जिसे अपन अपकेंद्रीय या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। उसका हमने क्या लिया, कंपोनेंट लिया, क्योंकि mg इधर है तो mg की डायरेक्शन में कंपोनेंट लिया, तो क्या बना m ओमेगा स्क्वायर आर कोस लेमदा। तो ये क्या लग रहा है, बाहर की ओर, तो ये इसको क्या कर रहा है, जो पार्टिकल है उसको ऊपर की ओर खींच रहा है। mg जो अर्थ है वो क्या करती है, नीचे की ओर खींच रही है। कुल मिला के नेट फोर्स क्या होगा, ये आ जाएगा नेट फोर्स। उसको मैं आगे सोल्व कर रहा हूँ। अब मेरे पास r नहीं है, मेरे पास क्या है, ये है जो चेंज नहीं हो रही है। r तो क्या होगी, जिस अकॉर्डिंग यहाँ होगा तो r कुछ और होगी, यहाँ होगा तो r कुछ और होगी, यहाँ होगा तो r कुछ
4 होगी। तो आर चेंज हो रही है तो मुझे इसमें आर की फॉर्म में बदल लेता हूँ। तो जैसे ही मैं आर की फॉर्म में बदलता हूँ तो यहाँ से आप देखिए ट्राइंगल बन रहा है। ये क्या है, सॉरी ये हाइपोटेनियस, ये वाली ये इस तरह से बन रहा है, ठीक है। ये आर ही है और ये आर है, ठीक है। और ये हमारे पास क्या है, लेमदा। तो इसका मतलब एंगल के सामने ये परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेनियस। तो बेस और हाइपोटेनियस में रिलेशन कौन देता है, कोस थीटा। वो क्या होता है कि आर बराबर आर ही कोस लेमदा हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाली वैल्यू मैं यहाँ रख देता हूँ। तो जी डैश बराबर क्या हो गया, जी ओमेगा स्क्वायर आर ई और कोस स्क्वायर, ठीक है। तो रोटेशन की वजह से क्या होगा कि जितना ज्यादा रोटेशन होगा, ठीक है। तो अब देखिए ये कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट नहीं मान सकते, ये भी चेंज हो रहा है। तो अगर मान लीजिए यहाँ आते हैं तो ये मैक्सिमम कहाँ होगा कि जी डैश जो है उसकी वैल्यू मैक्सिमम कहाँ होगी, G1 माइनस, या मिनिमम, सॉरी मैक्सिमम नहीं मिनिमम, हाँ मिनिमम, मिनिमम कहाँ होगी जब ओमेगा स्क्वायर आर यानी कि कोस लेमदा की वैल्यू कितनी हो, 1 के बराबर हो, ठीक है। तो ये क्या होगी, जी का मान मिनिमम क्योंकि माइनस हो रहा है, और जी जो है वो मैक्सिमम कहाँ होगा, मैक्सिमम होगा जी बराबर जी के जब कोस लेमदा की वैल्यू कितनी हो, 0 होगी, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, यहाँ तक सारी की सारी चीजें आपको समझ में आ गई है। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये कौन सा केस है, पोल वाला, ठीक है। क्योंकि लेमदा कितना होता है इस केस में 90, और इस केस में कितना होना चाहिए 0। तो 90 लेमदा कब होगा, जब ये कहाँ हो, पोल पे। जब यहाँ होगा तो इस रोटेशन का कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्या होंगे, दोनों इक्वल होंगे। और जब ये वाला केस है यानी कि जब यहाँ होंगे 0 वाले केस में, तो इसका मतलब आप कहाँ हो, पृथ्वी के इक्वेटर पे हो, कहाँ हो, इक्वेटर पे हो, विषुवत पे हो, है ना, विषुवत या इक्वेटर। जब विषुवत पे हो तो इसका मतलब क्या होगा, इसकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, कितनी होगी, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर होगी, ठीक है। कोई समस्या यहाँ तक, क्योंकि मैंने आज बहुत सारा पढ़ा दिया है, ठीक है, लेकिन ये बहुत सारा है नहीं, है ना, ये बहुत सारा है नहीं, ये आपको पता होता है, बड़ा सिंपल सी चीजें हैं, ठीक है। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही काफी है। आपसे फिर मैं कहूँगा एक बार लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ठीक है, जो भी आपकी प्रॉब्लम है। और जितने लोगों को शेयर करेंगे उतने ही मुझे वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिलेगा। तो मैं फटाफट फटाफट वीडियो बनाऊंगा और आपका कोर्स पूरा कराऊंगा। ये मेरी गारंटी है कि आपको फ्री में सारा कोर्स मिलेगा फर्स्ट ग्रेड का, और सारा का सारा 100% मैं कोर्स आपको करवा दूंगा, जो भी फिजिक्स का पार्ट है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना काफी है, थैंक यू वेरी मच।